जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। आज हम आप लोग के लिए पार्ट ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पर डाला गया है, वहां पर जाकर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। आज पार्ट 3 लाए हैं, तो इसमें देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नासिक से मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नासिक से पुणे, ऑप्शन नंबर सी मुंबई से पुणे और ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर से कोचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से पुणे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे भोर घाट दर्रा दो स्थानों को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? मुंबई से पुणे को जोड़ती है भोर घाट दर्रा। और इसमें ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। लिखा गया है नासिक से मुंबई। नासिक से मुंबई, ये आप लोग को ध्यान में रखना, ये थाल घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। ये था भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे। थाल घाट दर्रा अगर पूछता है तो नासिक से मुंबई। अब एक आता है इसी में पाल घाट दर्रा, उसको भी देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। एक और होता है, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा यह किसको किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से कोचीन। कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर से कोचीन। इसमें एक और पूछा जाता है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई। तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाल घाट दर्रा कौन किसको किसको जोड़ता है, तब आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। अगर पूछता है सेनकोट्टा दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई। अगर भोर घाट दर्रा पूछता है तो मुंबई से पुणे। भोर घाट दर्रा जोड़ता है मुंबई से पुणे। और इसी में एक और था थाल घाट दर्रा। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है नासिक से मुंबई। तो ये चारों जो दर्रा है वो चारों महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। कौन कौन? पहला हो गया भोर घाट दर्रा, दूसरा हो गया पाल घाट दर्रा, तीसरा हो गया सेनकोट्टा दर्रा, चौथा हो गया थाल घाट दर्रा। ये चारों जो दर्रा है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर भोर घाट दर्रा पूछेगा तो लगाना है इनसे मुंबई से पुणे। अगर पाल घाट दर्रा पूछता है तो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा अगर पूछता है तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई। अगर थाल घाट दर्रा पूछता है तो नासिक से मुंबई। यहाँ पर पूछा गया था भोर घाट दर्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मुंबई से पुणे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, देखते हैं क्या है। ये जो प्रश्न बताएं दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पूछा गया है कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप और ऑप्शन नंबर डी एशिया तथा अफ्रीका दोनों। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि मानव उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महादेश को, अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा भी है। सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में ही पड़ता है। एक घास का मैदान है सवाना घास का मैदान है, घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी अफ्रीका महादेश में ही पड़ता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तब इसका सही आंसर क्या लगा के आइएगा? अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पर इससे रिलेटेड और प्रश्न बनता है तो देख लिए यहाँ पर कौन कौन पूछता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह भी अफ्रीका में है। और उसके बाद में सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये भी अफ्रीका में, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा गया है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी कि जावा सागर एक है और एक हिंद महासागर है, तो इसमें कौन सी जल संधि है? दोनों को क्या करता है? सागरों को जोड़ती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर सी मलक्का जल संधि और ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जल संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जो है, सुंडा जो जल संधि है वह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, सुंडा जल संधि। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ध्यान में रखिएगा। अगर पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहां पर इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल संधि। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? यहां पर कौन सा ऐसा राज्य है चारों ऑप्शन में वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? ये मालूम होगा दोस्तों कि भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जो गुजरता है, तो वो भी 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आज हम एक ट्रिक बता देंगे, ट्रिक याद रखिएगा। तो जो भी 8 राज्य हैं वहां से जहां से कर्क रेखा गुजरता है याद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा नहीं गुजरा है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरा है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए देख लेते हैं किसकी कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा। मित्री झा पंगुराक्षम, मित्री झा पंगुराक्षम, ये ट्रिक अगर आप लोग को याद रहेगा तो कर्क रेखा जो भी राज्य से गुजरा है याद हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा राज्य शामिल है। तब मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। त्रि का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा। झा का मतलब हो जाएगा झारखंड। पन का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गु है तो गु का मतलब हो जाएगा गुजरात। उसके बाद में रा है तो रा से मतलब हो जाएगा राजस्थान। छ है तो छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये जो म है लास्ट में बचा हुआ है दोस्तों, तो म का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो 8 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक ऊपर है राजस्थान। तो ये 8 राज्य याद रखिएगा, वहां जहां से होकर कर्क रेखा गुजरा है। तो इसका ट्रिक है मित्री झा पंगुराक्षम, मित्री झा पंगुराक्षम ट्रिक याद रखिएगा, तो आप लोग को आसानी से यह याद हो जाएगा कर्क रेखा। तो यहाँ ये चीज देख लिया, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से राज्य से यह नहीं गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर नहीं। अगर मिजोरम रहता तो इसका सही आंसर हो जाता। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा 2 राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरता है, 2 गो ऐसा राजधानी से होकर गुजरता है। तो ध्यान में रखिएगा, एक झारखंड की राजधानी रांची से और एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये 2 गो ऐसा राजधानी है दोस्तों, 2 गो ऐसा राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरता है। ये तो राज्य हो गया ना 8, लेकिन 2 गो ऐसा राजधानी है जहां से क्या गुजरा है, कर्क रेखा गुजरी है। ध्यान में रखिएगा, रांची और भोपाल से, ये दोनों ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर प्रश्न बनता है अगर एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरी है, तो आंसर क्या लगाइएगा। अगर दोनों में से अगर कोई एक रहेगा तो चाहे रांची रहेगा चाहे तो भोपाल रहेगा, दोनों में से एक लगाकर आना है। रांची और भोपाल ऐसा राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी सब राज्य से होकर गुजरता है, जो यहाँ राज्य हम लिखे 8 राज्य से। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। पूछा गया है कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण किया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी झारखंड, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो सब यहाँ होता है भंडारण, ध्यान में रखिएगा भंडारण, यहाँ सबसे ज्यादा भंडारण होता है कोयला का। तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोयला का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, उड़ीसा में, और भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। ये भी प्रश्न अच्छा है, पूछा गया है, दरोगा में सब प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अच्छा से सब प्रश्न को देखिएगा। पूछा गया कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है, यानी कि दक्षिणी सह्याद्री का 4 गो ऑप्शन, इसमें से कौन सर्वोच्च शिखर ऊंची चोटी है। आपके सामने ऑप्शन नंबर कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर बी कलसुबाई, ऑप्शन नंबर सी दोदा बेटा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर ए कुद्रेमुख है जो वह दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है कलसुबाई यह उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, उत्तरी सह्याद्री का यह सर्वोच्च शिखर अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कलसुबाई। ध्यान में रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री का हो जाएगा कलसुबाई इसका आंसर, लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया था दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, तब आंसर क्या लगाना है, कुद्रेमुख, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 7 होगा। पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 सितंबर। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 8 सितंबर, विश्व साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में है 5 जून पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व
पर्यावरण दिवस। उसके बाद में इसमें एक और है, ऑप्शन नंबर सी में है 16 अक्टूबर विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। तो यहां पर दोस्तों क्या देखें, 4 महत्वपूर्ण दिवस देखें कौन कौन। पहला देखें 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहां से ये पॉइंट जितना भी लिखा गया है सब याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 होगा। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं क्या है, पूछा गया है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि सूचना क्रांति का जनक कौन है, कौन व्यक्ति थे। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी विलियम चेन, ऑप्शन नंबर सी माइकल जोन्स और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जानते हैं। आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं क्या है। उदय भूमि निम्न से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन नंबर डी KR नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KR नारायण। ऑप्शन नंबर डी KR नारायण का जो समाधि स्थल है उसको हम उदय भूमि के नाम से जानते हैं। कौन सा भूमि, उदय भूमि। ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल। इनका समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है, एकता स्थल। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर बी में है जगजीवन राम, समता स्थल। जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उसको हम समता स्थल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में है कर्मभूमि, लिखा गया है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल जो शर्मा थे उनका समाधि स्थल का नाम था कर्मभूमि किनका था, शंकर दयाल शर्मा। तो यहां हम 4 महत्वपूर्ण समाधि स्थलों को देखें कौन कौन। सबसे पहले तो प्रश्न पूछा गया था उदय भूमि किन व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो आंसर हो जाएगा KR नारायण। अगर एग्जाम में पूछता है कि एकता स्थल कौन से व्यक्ति से संबंधित है, तो ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। तो ये चारों जो बताया इसको याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 होगा दोस्तों, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि अधिकतम जैव विविधता वाले प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर सी मानसूनी और ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां होता है वहां जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर वर्षा भी ज्यादा होता है, तो अलग अलग प्रकार की विविधता वहां पाया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय शक्ति और ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया परमाणु ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी
सी और डी, यानी कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति और पवन ऊर्जा, ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि ये सब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, जबकि परमाणु ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 होगा। पूछा गया है कि कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है। कपास के उत्पादन में भारत जो है वह विश्व में कौन सा स्थान रखता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय और ऑप्शन नंबर डी पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान रखता है। कपास के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान रखता है। द्वितीय कौन सा स्थान रखता है, तो यह द्वितीय स्थान रखता है, ध्यान में इसे रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 की क्या हो जाएगा, बी, द्वितीय। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 होगा, देखते हैं क्या है। यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। पूछा गया कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सा दर्रा है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है। हिमाचल प्रदेश में जो भी प्रमुख दर्रा है यहां से प्रश्न बनता है। तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक अगर याद रखिएगा तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो भी प्रमुख दर्रा है याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है, हिमाचल का रोहित, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो इधर ध्यान नहीं देना है। यहाँ रोहित का मतलब हो जाएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। बड़ा का मतलब हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था शिपकिला दर्रा, तो शरारती का मतलब क्या हो जाएगा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ट्रिक याद रहेगा, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, तो आप लोग को हिमाचल प्रदेश में जो भी प्रमुख दर्रा है आसानी से याद हो जाएगा। कौन कौन है, तो रोहित का मतलब हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा का मतलब हो जाएगा बारालाचा दर्रा और शरारती का मतलब हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ये तीन प्रमुख दर्रा कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यही तीन दर्रा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। उत्तराखंड में देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में माना दर्रा, लीपुलेख दर्रा, माना दर्रा, लीपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। ये सब जो दर्रा है वो कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब जो दर्रा है कहां पड़ता है, वह उत्तराखंड की प्रमुख दर्रा है। ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न थी ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश। यहां दीफू दर्रा एगो आता है, इंपॉर्टेंट है, दीफू दर्रा। बोम्बीडीला दर्रा भी यहां पड़ता है, बोम्बीडीला दर्रा। ये सब जो दर्रा है ये सब कहां पड़ता है, यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा, दीफू दर्रा, बोम्बीडीला दर्रा, यांगयप्पा दर्रा यहां पड़ता है। एक और होता है यांगयप्पा दर्रा, दीफू दर्रा, बोम्बीडीला दर्रा, उसके बाद में यांगयप्पा दर्रा। यह कहां का प्रमुख दर्रा है, यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सिक्किम में। तो सिक्किम में भी देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। सिक्किम में 2 गो प्रमुख दर्रा है, वहीं से प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है लिखा हुआ सिक्किम है। सिक्किम में है एक होता है नाथुला दर्रा,
एक होता है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये दो गो प्रमुख दर्रा है। कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो भी प्रमुख दर्रा था जो भी राज्य का, वो हम बताए हैं। ये सब एक से दो बार वीडियो को देखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। पूछा गया है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1962 और ऑप्शन नंबर डी 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1962 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 में। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर बी कोचिन, ऑप्शन नंबर सी कांडला और ऑप्शन नंबर डी तुतिकोरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोचिन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोचिन। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं क्या है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में, यानी किन दो नदियों के बीच तक सीमित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तीस्ता से दिहांग, ऑप्शन नंबर बी काली से तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी सतलज से काली और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली से तीस्ता। काली से तीस्ता, काली से तीस्ता नदी, यानी कि नेपाल हिमालय का जो विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी तक का इसका फैला हुआ है नेपाल हिमालय। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है तीस्ता से दिहांग, उसमें भी देख लेते हैं। या असम हिमालय है, असम हिमालय, असम हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों वह है तीस्ता से दिहांग, तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तीस्ता से दिहांग, तो यह असम हिमालय है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में है वह है कुमाऊं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? कौन कौन नदी? सतलज से काली, सतलज से काली। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न बनता है कि नेपाल हिमालय कहां से कहां तक है, माने कौन कौन नदी के बीच तक है? तो काली से तीस्ता। अगर असम हिमालय पूछता है तो तीस्ता से दिहांग लगाना है आंसर, और कुमाऊं हिमालय पूछता है तो सतलज से काली। ये जो बताए यहाँ पर ऐसा प्रश्न बनता है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 होगा। पूछा गया है कि देश के विभिन्न समूहों में किनके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन और म्यांमार। और ऑप्शन नंबर डी में है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर सी में भूटान सिक्किम के जस्ट नीचे पड़ता है, भूटान है। उसके बाद में चीन से भी सटता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। उसके बाद में नीचे म्यांमार। तो तीन गो ऐसा देश है। कौन कौन? भूटान हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया। ये तीन देश से अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा उत्पादन पेट्रोलियम का कहाँ होता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ध्यान में आप लोग रखिएगा, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर ए में है।
चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, यानी कि अरब सागर यानी कि पश्चिम की ओर नहीं गिरती, यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा वैली, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी साबरमती नदी और ऑप्शन नंबर डी पेरियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरियार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार। बाकी जो नदियां हैं लिखा हुआ गंगा वैली, गोदावरी, साबरमती नदी, एगो नर्मदा और ताप्ती भी जो है जो अरब सागर में जाके गिरती है, यानी अरब सागर में से जाकर मिलती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरियार, जो अरब सागर से नहीं मिलती, अरब सागर में नहीं गिरती है। आज का 20वां प्रश्न है दोस्तों, क्या है, पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। भारत में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी कच्छ, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख और ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माही जिला, जो पुदुचेरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, या पुदुचेरी में माही जिला पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा माही जिला, जो सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला है माही जिला। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी आसान सा प्रश्न है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, यानी कि 180 डिग्री वाला जो रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से, कौन से सागर से होकर गुजरती है, कौन से महासागर से होकर गुजरती है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 22 होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी बेंगुएला, ऑप्शन नंबर सी फॉकलैंड और ऑप्शन नंबर डी लेब्राडोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट। बाकी जो यहाँ पर लिखा गया है बेंगुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ये सब जो धारा है ये सब अटलांटिक महासागर की जल धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट, जो पूछा गया था प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, तो हम्बोल्ट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड एक स्थलरुद्ध देश है। स्विट्जरलैंड एक कैसा देश है, तो एक स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों। पूछा गया है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी तेज हवा, ऑप्शन नंबर सी तेज बारिश, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आसमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आसमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ आसमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। पूछा गया है कि निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यानी कि धात्विक खनिज जो है कौन से समूह से मिलता है, यानी कि कौन सा ऐसा समूह है जहां से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर सी टर्शियरी समूह और ऑप्शन नंबर डी विंध्य समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ समूह से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ समूह से धात्विक खनिज। इसमें ऑप्शन नंबर बी में है गोंडवाना समूह से कोयला प्राप्त होता है, कोयला, ध्यान में रखिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में है
टर्शियरी समूह, टर्शियरी समूह, टर्शियरी समूह से चूना पत्थर प्राप्त होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर प्राप्त होता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है विध्न समूह, इससे पेट्रोलियम प्राप्त होता है, पेट्रोलियम, इससे क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ये 4 समूह है, ये चारों समूह आप लोग याद रखिएगा। धरवार समूह से क्या प्राप्त होता है, धात्विक खनिज प्राप्त होता है। गोंडवाना लैंड समूह से क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। टर्शियरी समूह से चूना पत्थर प्राप्त होता है। उसके बाद में विंध्यन समूह से क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कराएं। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।